हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक है चूजिंग एमएमए एज ए कैरियर। मिक्स मार्शल आर्ट सीख के आप उससे पैसा कैसे कमा पाएंगे या फिर आप उसको कैरियर हिसाब से कैसे चूज कर पाएंगे। क्योंकि कैरियर मतलब आप जिस चीज़ से आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं उसी चीज़ को हम कैरियर समझते हैं, राइट। तो उस हिसाब से आप मिक्स मार्शल आर्ट को फिलहाल इंडिया में कैरियर हिसाब से कैसे ले सकते हैं, उस बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अक्सर मुझे जो मेरे पास सीखने आते हैं यही क्वेश्चन करते हैं कि हम अभी तो सीख रहे हैं, हम अभी फाइट भी कर रहे हैं, कंपटीशन भी कर रहे हैं, पर एज ए कैरियर हम कैसे चूज करें इस चीज़ को। तो उसके लिए हमको दो तरीके से हमको देखना पड़ेगा। एमएमए कल्चर को, एमएमए चीज़ को हमको दो तरीके से एज ए कैरियर ऑप्शन देखना पड़ेगा। एक हो गया एज ए फाइटर और दूसरा हो गया एज ए ट्रेनर, एज ए कोच। तो पहली बात, हम फाइटर एज ए फाइटर हम कंसिडर करते हैं। तो पहले एमएमए एज ए करियर चूज करने से पहले आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान से समझना पड़ेगा कि अगर आप एमएमए एज ए करियर को 9 to 5 जॉब वाले करियर के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत कंपैरिजन होगा, क्योंकि वो बहुत ही अलग चीज़ है। आपको एज ए एमएमए फाइटर या फिर एमएमए ट्रेनर बोल के जो कंफर्ट लेवल आप कैरी करेंगे उसके साथ 9 to 5 वाले का कंफर्ट लेवल का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि आप एमएमए एज ए करियर बोल के कभी नहीं आते, एमएमए हमेशा एज ए पैशन बोल के आते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल इतना वाइडली डेवलप नहीं हुआ है इंडिया में एमएमए कल्चर, तो जो भी आ रहे हैं एज ए पैशन करके आ रहे हैं। तो एज ए पैशन करके आने के बाद आप उसको 9 to 5 वाले जॉब के साथ कंपेयर नहीं करें तो अच्छा होगा। उसके बाद हम अभी डिस्कस करते हैं कि कैसे हम एमएमए को एज ए फाइटर कैरियर ऑप्शन हम डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहली बात कि आपको ये समझना होगा कि कितना पैसा आपके पास आ रहा है फाइट करके। क्योंकि एक फाइटर ईयर में, एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 फाइट कर पाएगा, और एक फाइट में उसको कितना मिल रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। और क्यों बोल रहा हूँ 3 से 4 फाइट कर पाएगा, उसके लिए आपको एक वेट लेवल पे आना होगा, एक प्रॉपर ट्रेनिंग करना पड़ेगा, फिर आपका इंजुरीज के बात है, सब मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 फाइट एक साल में पॉसिबल है। या फिर आप बोल सकते हैं उससे भी कम भी हो सकता है और उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उतना ही एवरेज में है। तो जो हमारा बिग मतलब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके बारे में भी हमको जानना पड़ेगा कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन फ़िलहाल फाइट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इंडिया में। पर उससे पहले आपको एक चीज़ समझना है कि एमएमए इज़ नॉट अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट, नेदर इन इंडिया नॉर इन अदर स्टेट्स, अदर कंट्रीज। तो एमएमए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट ना होने का मतलब है उस चीज़ का जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, उस सर्टिफिकेट से ना आप कोई कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, ना कोई जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, ना ही किसी चीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो। वो स्पोर्ट्स कोटा के लिए कंसिडर नहीं होता। तो एमएमए आप अगर उस चीज़ के लिए सोच रहे हैं कि मुझे कभी अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा स्पोर्ट्स कोटा में एमएमए का सर्टिफिकेट से, तो वो नहीं होने वाला। उस सर्टिफिकेट में आपको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स का सिग्नेचर चाहिए, स्तंभ चाहिए, साथ ही साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी सिग्नेचर चाहिए। उसके हिसाब से उसके बाद ही आपको स्पोर्ट्स कोटा में आप अप्लाई कर पाएंगे। वैसा स्पोर्ट्स है, बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, कराटे हो गया, उशू, टाइक्वांडो, वैसा कॉम्बैट स्पोर्ट आप एज ए कैरियर गवर्नमेंट सेक्टर में स्पोर्ट्स कोटा में आप एज ए कैरियर आप डेवलप कर सकते हो। उस चीज़ में उस सर्टिफिकेट का वैल्यू है उन सब चीज़ों में, पर एमएमए का नहीं है। तो एमएमए में कैसे रिटर्न आता है, कैसे आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, वो होगा जो हमारा फिलहाल जो प्रमोशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट कर रहे हैं एमएमए, उनके थ्रू से वो ही आपको डायरेक्टली एज ए फाइटर पैसा देंगे पर फाइट के लिए। पर आपको ये समझना होगा कि उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। तो उनके पास पैसा आएगा स्पॉन्सर्स से, जो उनको स्पॉन्सर करेगा, और स्पॉन्सर तभी करेगा जब उस चीज़ का व्यूअर्स रहेंगे। तो प्रॉब्लम इसी बात में आ जाता है कि एमएमए का व्यूअर इंडिया में बहुत ही कम है कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज। आप यूएसए में आप देख सकते हैं, यूएफसी देख सकते हो, यूएफसी पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। तो उसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडिया का जो फाइट प्रमोशन है उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग है, काफ़ी डिफर करता है। तो इंडिया में 2-3-4 ऐसा बड़ा बड़ा फाइट प्रमोशन है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि कितना पैसा वो लोग दे रहे हैं फाइटर्स को। तो एक तो हो गया, पहले था एसएफएल था, अभी एक हो गया एमएफएन। वो लोग काफ़ी अच्छा मतलब एट्रैक्टिव
सम ऑफ मनी वो ऑफर करते हैं। तो कितना ऑफर करते हैं वो मैं वर्बली या फिर पर्सनल कॉन्टेक्ट के थ्रू मुझे जितना सुनाई दिया, जितना मुझे अंदाज़ा है, उसके हिसाब से 3 से 4 लाख हाईएस्ट पेमेंट होता है और लोएस्ट होता है 30 to 40,000 या फिर 10-20,000। वैसा भी ऐसा बड़ा बड़ा इवेंट में लोएस्ट जो पैसा मिलता है वो मिलता है। तो आप सोचिए कि आपको जो टॉप मोस्ट एथलीट है वो इंडिया में अराउंड 3-4 फाइट से 9 से 12 लाख वो कमा लेगा एक साल में। तो फिलहाल एक शॉट में सुनने के लिए ऐसा ही अच्छा ही लगता है कि 9 से 12 लाख एक जो यंगस्टर है उसके हाथ में आ गया है। 9 से 12 लाख एक साल में क्या बुराई है। पर उसके साथ ही साथ आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि उनका ट्रेनिंग फीस है ना, वो जहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पे उनको फीस पे करना पड़ेगा, कोच को फीस पे करना पड़ेगा, डाइट जो कि सबसे मेजर पोर्शन ऑफ योर इनकम जहाँ पे चला जाता है वो हो गया डाइट और फिटनेस पे। तो उस पे आपका बहुत बड़ा एक अमाउंट चला जाएगा। तो उसके हिसाब से एक अंदाज़ा लगा के भी एक प्रोफेशनल फाइटर का मंथली का खर्चा 40 to 50,000 आराम से निकल जाता है इंडिया में, जहाँ पे फूड इतना चीप है, सप्लीमेंट चीप है, सब कुछ चीप है, फिर भी आपका आराम से 40 to 50,000 निकल जाता है। तो एज ए फाइटर अगर आप 10 लाख कमा भी लिए, 12 लाख कमा भी लिए, आपका इंजरी नहीं होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इंजरी पे भी आपका एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, बिल आएगा, मेडिकल बिल्स है। तो वो सब कंसिडर करके आपका 12 लाख आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इंजरी एक एमएमए के लिए एक बहुत ही कॉमन चीज़ है और इंजरी होगा ही। ऐसा कोई भी एथलीट नहीं है, टॉप मोस्ट लेवल का एथलीट भी आप देखेंगे तो उनका इंजरीज है। खबीब को देख लीजिए, कॉनर मैकग्रेगर को देख लीजिए, सबके पास कुछ ना कुछ इंजरीज है और जो उनके साथ पूरा होल लाइफ के लिए रहेगा। तो आपको ये भी कंसिडर करना है कि वो 9-10 लाख रुपया और आपका जो इंजरीज है वो कितना रिजनेबल है। उतने पैसों के अगेंस्ट आप उतना इंजरी लेने के लिए आप कितना कंफर्टेबल है वो भी आपको देखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो लो लेवल का फाइट प्रमोशन होता है उसमें आपको 1,500 से लेके 5-10 हज़ार तक आपको पैसा मिल जाता है। तो वैसा एमेच्योर लेवल में बहुत सारे फाइटर्स खेल रहे हैं, तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि उससे आप सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, क्योंकि एक प्रैक्टिकल वे में देखेंगे तो उससे तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। उससे ना आपका कोई इंजरी का ट्रीटमेंट हो सकता है, ना कि आपका घर चलेगा, ना कि आपका लाइफस्टाइल मेंटेन होगा। तो वहाँ से आपको पैसा नहीं मिलने वाला। और जो टॉप मोस्ट एथलीट है, टॉप मोस्ट लेवल का जो प्रोफेशनल इवेंट्स है, वहाँ पे पहुँचना इतना इजी नहीं है। 150 करोड़ की आबादी में बस कुछ 10 या 20 आदमी उस लेवल पे पहुँचता है, और बाकी का जो फाइट प्रमोशंस होता है उससे आपको इतना पैसा आने वाला नहीं है। तो यही चीज़ के लिए हम होपफुल है एज ए फाइटर कि अच्छा प्रमोशन निकले और ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो, ज़्यादा स्पॉन्सर्स बढ़े, ज़्यादा व्यूअर्स बढ़े, ताकि एमएमए का जो एथलीट्स है उनका भी कैरियर में कुछ बदलाव आए। जो फ़िलहाल जो कैरियर है उससे, फ़िलहाल जो सीन है उससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो। और अगर हम कंपेयर करें यूएफसी के साथ, तो फिलहाल यूएफसी में भी आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिलेगा। इवन लोगन पॉल भी उनको एक्यूज़ किया है कि वो फाइटर्स को ज़्यादा पेमेंट करते नहीं। तो उसमें भी एक कंपैरिजन आता है कि अराउंड 10 to 20,000 यूएस डॉलर्स उनको मिलते हैं पर फाइट में। 20,000 जीतने वाले को, हारने वाले को 10,000 ऐसा कुछ कंसीडर किया जाता है। 20,000 का मतलब है अराउंड 15 लाख रुपीज़। तो 15 लाख रुपीज़ ईयरली अगर 2-3-4 फाइट कंसीडर करेंगे तो 15 लाख रुपीज़ अमेरिका में, यूएसए में चलने के लिए अनफ नहीं है। वो तो ट्रेनिंग फीस, रहना, खाना पीना में ही चला जाता है, और बाकी बचता होगा शायद 2-3 लाख इंडियन हिसाब में। वो अमेरिका में, यूएसए में सर्वाइव करने के लिए स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ मनी नहीं है। तो उसके हिसाब से इंडिया में भी 3-4 लाख रुपए में एक प्रोफेशनल लेवल का फाइटर अपना लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो फिर हम आते हैं दूसरा जो सेगमेंट है, एज ए ट्रेनर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है एमएमए। तो बहुत सारे जिम में आपको देखने को मिलेगा, सब जिम में एमएमए ट्रेनर रख रहे हैं, सब लोग आते हैं एमएमए सीखते हैं, और मोस्टली एक ट्रेंड बन चुका है कि मैं एमएमए कर रहा हूँ, ये दिखाने के लिए, बोलने के लिए। चाहे वो प्रोफेशनल फाइट में पार्टिसिपेट करे या ना करे, लेकिन खुद को मतलब एज एन अवेयर सिटीजन या फिर एज
एवर एथलीट दिखाने के लिए वो MMA कंसिडर करते हैं फॉर ट्रेनिंग, फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो उसके लिए फ़िलहाल MMA ट्रेनर एज ए कैरियर काफ़ी ग्रोइंग कैरियर है। उससे आपको पर पर्सन आप 8 to 15,000 पर्सनल क्लाइंट चार्ज कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ अगर 8 जन तक आप क्लाइंट ले सकते हैं, 8 पीपल आप कंसिडर कर सकते हैं वीकली बेसिस पे। तो वीकली हिसाब से अगर आपका 15,000 भी चार्ज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आपके हाथ में आ जाता है। और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा उसमें कट होता है, जिम वाले थोड़ा कट कर लेते हैं या फिर जहाँ पे आप सिखा रहे हो वहाँ पे कट कर लेते हैं, पर फिर भी आपके हाथ में काफ़ी अच्छा एक अमाउंट आ जाता है एज अ ट्रेनर, MMA कोच। पर वो कोच आइडेंटिटी कैरी करने के लिए आपको पहले खेलना पड़ेगा, तो उस पर थोड़ा सा लॉस है, उस पर इन्वेस्टमेंट थोड़ा आपका खुद का होगा। फिलहाल जो इंडिया का सीन है, फिलहाल के लिए आपका खुद का इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि MMA एज अ फाइट प्रमोशन इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है इंडिया में। तो सब चीज़ आप क्लियरली सोचिए, डायरेक्टली आप एक जोश में मत आ जाइए। घर स्कूल में झगड़ा हुआ, नहीं मैं तो MMA फाइटर ही बनूंगा, घर पे झगड़ा हुआ, नहीं मैं तो MMA फाइटर ही बनूंगा, ऐसा नहीं होगा। आप अगर कहीं पे झगड़ा हुआ इसलिए आपको फाइटर बनना है तो वो कैरियर ऑप्शन नहीं है, वो बस आपका पैशन है। वो 2-3 महीने में आपको उसको शांत करना होगा। आप कैरियर दूसरा चूज कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैरियर ऑप्शन बोल के इधर आ जाते हैं लेकिन कुछ ही दिन में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो आपका वो 2-3 महीना वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर कैरियर ऑप्शन बनाना है तो आप फिलहाल MMA एज ए फाइटर मत बने। अब फाइटर बनना है तो कैरियर ऑप्शन में दूसरा स्पोर्ट्स में जाइए, जैसे कि बॉक्सिंग हो गया, जो गवर्नमेंट स्पोर्ट है वो बोल रहा हूँ। अगर आपको उस जैसा करियर बनाना है, आपको डिफेंस में जाना है, आपको कोच बनना है, या फिर आपको ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, या फिर कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आपको गवर्नमेंट स्पोर्ट खेलना पड़ेगा। पर अगर आपका पैशन है, जो भी हो जाए देखा जाएगा, ऐसा एटीट्यूड है, हड्डी टूट जाए, मेरा खुद का भी इंजरी है, मेरा अभी तक हील नहीं हुआ, लेग हील नहीं हुआ, शोल्डर हील नहीं हुआ, ऐसा बहुत सारा शायद सर्जरी भी लग जाए, वो मुझे पता नहीं। पर अगर इस टाइप का मेंटेलिटी है पागल जैसा, तो आप चूज कर सकते हैं, पर उसका गारंटी नहीं है। आप ये नहीं समझ पाएंगे, ये नहीं आप कंसिडर कर पाएंगे कि आपका घर पे आप शादी करके आराम से रह पाएंगे, बच्चा होगा, कि आपका ऐसा एक कंफर्टेबल 9 to 5 वाला जॉब होगा, आप घर जाएंगे, आराम से खाना खाएंगे, सो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। MMA बहुत ही रफ स्पोर्ट है, ये जेंटलमैन गेम नहीं है, और इस पे इंजरी 100% श्योर है। और आप अगर एवरी टाइम ट्रेनिंग कर भी रहे हैं तो आप घर वालों को भी टाइम नहीं दे पाएंगे, और आप ऐसा एक लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाएंगे जैसा दूसरा लोग करते हैं। तो पहले आप सोच लीजिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं लाइफ में, क्योंकि रिस्क लेना थोड़ा सोच के बताने वाला बात है। अगर आप झट से बोल दिए कि नहीं मुझे बनना है, तो बाद में झट से वाला जो डिसीजन होता है तो उस पर बाद में काफ़ी रिग्रेट होता है। तो इसलिए आपको बहुत डीपली सोचना पड़ेगा। मैंने भी बहुत टाइम दिया था इस चीज़ में आने के लिए। काफ़ी दिन मैं गवर्नमेंट स्पोर्ट में भी रहा, और उसके बाद मैंने चूज़ किया MMA को एज ए कैरियर। फ़िलहाल बहुत सारे एथलीट जुड़ भी रहे हैं मेरे साथ, और उनको भी मैंने सेम तरीके से समझाया है, और उनको भी एक प्लान के साथ आगे बढ़ने के लिए मेरे हिसाब से जो सबसे बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा, उस प्लान के साथ आगे बढ़ने के लिए मेरे साथ मैं फ़िलहाल गाइड कर रहा हूँ। और आपको भी अगर MMA को एज ए कैरियर चूज़ करना है तो मेरे साथ जुड़िए। मेरा इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंडियन कॉम्बैट कोच। मेरे साथ आप बात भी कर सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करूँगा। और आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं जितना हो सके मैं आपका क्वेश्चन का आंसर करने को ट्राई करूँगा। थैंक यू।